हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। कल हम लोगों ने नया चैप्टर चालू किया था, पौधों में परिवहन। और उसमें हम लोगों ने कल विसरण की बात करी थी। ठीक है, आज हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करी थी, परिवहन के माध्यम की बात करी थी। आज हम लोग पादप जल संबंध को, प्लांट वाटर रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो समय आप लोग का बचाते हुए कोरोना काल में बड़ी तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, पादप जल संबंध की बात करते हैं। मैंने कल आप लोग को बोला था मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सुमो बायोलॉजी। उसमें मेरा कोई घाटा नहीं है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता टाइप बात है। सुमो बायोलॉजी अगर आप ऐप डाउनलोड कर लोगे, वहाँ पे आपको DPP मिल जाएंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर। वहाँ पे आपको टेस्ट पेपर वगैरह मिल जाएंगे। और आपको नोटिफिकेशन, अगर आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तो मेरी लाइव क्लासेस के भी मिल जाएंगे। मैं लाइव क्लास भी लेता रहता हूँ, और अगर आप ऐप पे होंगे तो आपको लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अगर आप लाइव क्लास में मेरे साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और इंस्टा वगैरह पे मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे, पादप जल संबंध की बात करें। पौधों के शारीरिक क्रियाकलाप के लिए जल अनिवार्य है। तो प्लांट फिजियोलॉजी के लिए वाटर इसेंशियल है, वाटर इज इसेंशियल। पर जल अनिवार्य है। पौधे की सुचारू प्रक्रियाएं होते रहें, शरीर की, उसके शरीर में होने वाली प्रक्रियाएं, तो उसके लिए पानी जो है अनिवार्य है। और यह सभी जीवित प्राणियों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जितने भी जीवित प्राणी हैं, जंतु हैं, पादप हैं, उनके लिए जल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वह माध्यम उपलब्ध कराता है जिसमें सभी पदार्थ घुलनशील होते हैं। तो इस तरह का मीडियम है, यह वह माध्यम है जिसमें सभी पदार्थ घुलनशील है। जीव द्रव में हजारों तरह के अणु पानी में घुले होते हैं। प्रोटोप्लाज्म में हजारों तरह के 1000 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर। हजारों तरह के अणु घुले हुए हैं जीव द्रव्य जो बना रहे हैं। तो सेल में आपको जीव द्रव मिलता है, और जीव द्रव की उपस्थिति जीवित जंतुओं का, जीवित जीवों का एक विशिष्ट गुण होता है। निर्जीव में आपको जीव द्रव्य नहीं मिलता। तो जीव द्रव में हजारों तरह के अणु पानी में घुले होते हैं और निलंबित रहते हैं। या तो घुले होंगे, डिजॉल्व होंगे, या निलंबित, सस्पेंडेड होंगे। जैसे आप गंगा बह रही, उसमें जाके फूल मालाएं डाल दीजिए तो घुलेगा थोड़ी ना, उसमें सस्पेंडेड हो जाएगा, उसमें उतराता रहेगा। तो वैसे ही जीव द्रव में हजारों तरह के अणु या तो पानी में घुले हैं या सस्पेंडेड हैं। एक तरबूज के अंतर्गत 52% से अधिक भाग पानी होता है। वाटरमेलन में 92%, ये बात इम्पोर्टेंट है, 92% पार्ट ऑफ वाटरमेलन इज ऑफ वाटर, पानी से बना है। एक तरबूज के अंतर्गत 92% से अधिक भाग पानी का होता है। इम्पोर्टेंट है लाइन, यहाँ से उठा लीजिए इसको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है। आजकल क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या सत्य है, इस तरह से बना देते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही कथन को चुने। ठीक है जी, उसमें 4 कथन दे रखे हैं। कथन उसने ये दे रखा कि तरबूज के अंतर्गत 92% से अधिक भाग पानी होता है। शाकी पौधों में शुष्क पदार्थ केवल 10 से 15% होता है। शाकी पौधों में, हर्बेशियस प्लांट, शाकी जो शाक सब्जियां हैं, शाकी पौधे में शुष्क पदार्थ, ड्राई वेट कितना है उसका, शुष्क 10 से 15%। तो दूसरे शब्दों में अगर आपसे पूछें शाकी पौधों में पानी की मात्रा लगभग कितनी है, तो आपकी हो जाएगी 85 to 90%। 10 से 15, 85 to 90। दूसरे शब्दों में तो एक उसने ये स्टेटमेंट दे रखा, एक स्टेटमेंट उसने दे रखा वाटरमेलन से कि तरबूज के अंतर्गत 92% से अधिक जो है पानी होता है। शाकी पौधों में 90 से 85%, 85 से 90%। ठीक है जी, इस तरह से 4 स्टेटमेंट उसने देने हैं। उसने कह देना चुन लीजिए निम्नलिखित कथनों में से सही कथन या गलत कथन। तो आपको कथन ये याद होने चाहिए, एक तो ये पॉइंट, एक ये पॉइंट यहाँ से लिखिए अपनी शॉर्ट नोट्स जो बना रहे हैं, ताकि आप लोग को याद रहे। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि एक पौधे में जल का वितरण भिन्न भिन्न होता है। तो उसमें है तो 85 से 90% पानी, लेकिन पौधों में जल का वितरण भिन्न भिन्न होता है अलग अलग तरह के पौधों में। काष्ठ वाले भाग में
थोड़ा कम होता है, नरम भाग में थोड़ा ज़्यादा होता है, तो 85% है। लेकिन जहाँ पे वुडी एरिया है, जहाँ पे कास्ट है, लकड़ी है, वहाँ पे कंटेंट थोड़ा कम होगा, और जहाँ पे नरम भाग है वहाँ पे कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होगा। ऑन एन एवरेज आपका ये आ गया। एक बीज सूखा सा दिख सकता है, परंतु फिर भी उसमें पानी की कुछ मात्रा होती है, अन्यथा वह जीवित नहीं रहेगा, श्वसन नहीं करेगा। तो आपको जो बीज दिख रहा है, सीड दिखने में तो ड्राई है, लेकिन एब्सोल्युटली ड्राई, बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई नहीं है। कुछ ना कुछ उसमें मॉइस्चर कंटेंट है। अगर मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा, नमी नहीं होगी, पानी की मात्रा नहीं होगी, तो जिंदा नहीं रह पाएगा और श्वसन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ ये वाली लाइन भी वो लिख देगा, कम्प्लीटली ड्राई सीड वेदर इट इज़ अलाइव, या एब्सोल्युटली ड्राई सीड दैट सीड विच डू नॉट कंटेन एनी मॉइस्चर कंटेंट। ऐसा सीड जिसमें आर्द्रता बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या वो जिंदा होगा? नहीं भैया, वो जिंदा नहीं होगा, जीवित नहीं रहेगा, श्वसन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो 3-4 स्टेटमेंट जो मैंने आपको बोला बना देते हैं, इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछा करते हैं। स्थलीय पौधे प्रतिदिन भारी मात्रा में पानी ग्रहण करते हैं, लेकिन पत्तियों से इनका अधिकतर भाग वाष्पोत्सर्जन द्वारा हवा में उड़ जाता है। तो स्थलीय पौधे, टेरेस्ट्रियल प्लांट, स्थल पे उगने वाले पौधे भारी मात्रा में पानी को अवशोषित कर रहे हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादातर भाग जो पानी का है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा हवा में उड़ जाता है। मक्के का एक परिपक्व पौधा एक दिन में लगभग 3 लीटर पानी अवशोषित करता है। मक्का, भुट्टा। तो एक परिपक्व पौधा, एक मैच्योर प्लांट एक दिन में कितने पानी पी लेता है? 3 लीटर पानी पी लेता। 3 लीटर पानी को अवशोषित कर लेता। तो जो 4 स्टेटमेंट बन रहे हैं, उन 4 स्टेटमेंट में वाटरमेलन में 92% वाटरमेलन किससे बना है? पानी से। जो हर्बेशियस प्लांट है उनमें 10 से 15% आपको ड्राई कंटेंट है, 85 to 90% वाटर कंटेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा, मकई हमारा मेज़, मक्का, उसमें क्या है जी? मक्का एक दिन में 3 लीटर पानी अवशोषित कर रहा है। तो इसमें से देखिए कंटेंट चौथा बनने जा रहा है। जबकि सरसों का पौधा 5 घंटे में अपने वजन के बराबर, सरसों का पौधा, मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा। तो मकई का पौधा 24 घंटे में 3 लीटर, सरसों का पौधा अपने वजन के बराबर पानी को अवशोषित कर लेगा। कितनी देर में? 5 घंटे में, 5 आवर्स में अवशोषित कर लेता है। तो ये 4 स्टेटमेंट बन रहे हैं। इनमें से एक स्टेटमेंट उसने घुमा दिया और कहा कि चुन लीजिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। चुन लेंगे आप। तो ये बातें 5 घंटे में अपने वजन, जो आपकी NCERT दे रखी है, इसको आपको बिल्कुल हनुमान चालीसे की तरह रट लेना है। ये जो कोई लाइनें मैं अंडरलाइन करता हूँ शॉर्ट नोट्स में, उसको लिख लीजिए, बना लीजिए और क्वेश्चन ज़रूर करते रहिए। इसीलिए मैंने कहा कि मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, सुमो बायोलॉजी को। उस पर अभी चल रहा, आज है तारीख 5 जनवरी, 31 मार्च तक उस पर आपको 10,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं DPP रोज़ उस पर डालता रहता हूँ। तो 10,000 क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप समझ सकते हैं आपको कितना फ़ायदा होगा। स्पीड बढ़ती है, क्वेश्चन जाना बूझा होता है, समझाओ होता है, कैसे क्वेश्चन को क्रैक करना है, सारी बातें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से खोल लीजिए और मुझसे लाइव क्लासेस ले लीजिए और अपनी बल्ले बल्ले कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए आगे चलूँ। पानी की इस उच्च मात्रा की मांग के कारण यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कृषि एवं प्राकृतिक वातावरण में पौधों की वृद्धि तथा उत्पादकता को सीमित करने वाला समाकारी कारक प्रायः जल ही होता है। तो ये पानी की डिमांड, पानी की इतनी आवश्यकता है, तो ये आश्चर्य की बात नहीं है कि कृषि व प्राकृतिक पर्यावरण में, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम और नेचुरल इकोसिस्टम में पौधों की वृद्धि व उत्पादकता को सीमित करने वाला जो लिमिटिंग फैक्टर है, सीमाकारी कारक है, लिमिटिंग फैक्टर। ये जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तब इसको हम एक्सप्लेन आपको करेंगे कि लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। व्हाट इज़ लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो अभी इसको आप होल्ड पे कर दो। पौधे की वृद्धि के लिए व उत्पादकता को, पौधे की ग्रोथ एवं प्रोडक्टिविटी, पौधे की किस पे डिपेंड करती है? बहुत सारे कारक, और उनमें से सबसे पहला कारक जो ज़्यादातर केस में
हो जाता है। लिमिटिंग फैक्टर वो है वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की उपलब्धता। पानी की उपलब्धता कम होगी, उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। पानी की उपलब्धता कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि वाटर उसको तादाद में चाहिए, बहुत बड़ी तादाद में चाहिए। वाटर पर डिपेंडेंसी बहुत है, इसलिए ज़्यादातर केस में भले वो कृषि का पौधा हो, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम का पार्ट हो, भले आपके नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट हो, पौधे की वृद्धि और प्रोडक्टिविटी, वृद्धि और उत्पादकता को लिमिट करने वाला फैक्टर, उसको इफेक्ट करने वाला फैक्टर, उत्पादकता को सीमित करने वाला कारक, सीमाकारी कारक, लिमिटिंग फैक्टर कौन होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगी, पानी की उपलब्धता होगी। ठीक है जी, ये लाइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे। इन मोस्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एग्रीकल्चर एंड नेचुरल इकोसिस्टम द लिमिटिंग फैक्टर, मोस्ट ऑफ द टाइम द लिमिटिंग फैक्टर इज वाटर। वाटर दे रखा होगा, सनलाइट दे रखा होगा, मिनरल्स दे रखा होगा, लेकिन आपको किसको चुन लेना है? वाटर को चुन लेना है और 4 नंबर जेब में डाल लेने हैं। सीटी बजानी है, आगे बढ़ जाना है। तो सीटी ना बजाओ, आगे आओ। जल विभव या जल अंतःशक्ति, वाटर पोटेंशियल। तो इससे हर साल बच्चे बहुत परेशान होते हैं। पिछले 15 साल से मेरे पास जो भी नए बच्चे आते हैं, वाटर पोटेंशियल, जल विभव को लेके परेशानी रहते हैं। तो मिलने के बाद परेशानी दूर, चलिए आप लोग की भी दूर अगले आधे घंटे में। पादप जल संबंध की व्याख्या करने के लिए कुछ विशेष मानक शब्दों की अध्ययन करना आसान बना देती है। तो पादप जल संबंध को समझने से पहले, उसकी व्याख्या करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनको आप समझ लीजिए तो ये अध्ययन को आसान बना देता है। जल विभव जल की गति या परिवहन को समझने के लिए आधारभूत धारणा है। वाटर पोटेंशियल, वाटर मूवमेंट को समझने के लिए कि पानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो जा रहा है, किधर से किधर जाएगा, ए से बी की बी से, या पानी जो पौधे अवशोषित कर रहे हैं जड़ से, जड़ के द्वारा भूमि से, तो पानी क्यों अवशोषित कर रहे हैं, कैसे अवशोषित कर रहे हैं, वो सब समझने से पहले आपको वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जल विभव धारणा को समझना होगा। तो जल विभव जल की गति या परिवहन को समझने के लिए आधारभूत फंडामेंटल एक उसका कॉन्सेप्ट है। विलय विभव पोटेंशियल, विभव पोटेंशियल और विलय सॉल्यूट पोटेंशियल या विलय अंतःशक्ति, सॉल्यूट पोटेंशियल या प्रेशर पोटेंशियल, दाब विभव, प्रेशर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल जल विभव, सॉल्यूट पोटेंशियल विलय विभव तथा प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल जल विभव, सॉल्यूट पोटेंशियल विलय विभव तथा प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ये इक्वेशन आगे हम लोग पढ़ेंगे। वाटर पोटेंशियल बराबर होता है सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल विलय विभव, प्रेशर पोटेंशियल दाब विभव। तो जल विभव, विलय विभव या विलय अंतःशक्ति या दाब विभव या दाब अंतःशक्ति, जल विभव को सुनिश्चित करने वाले दो मुख्य कारक। आपसे पूछा जाता, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि जल विभव को सुनिश्चित करने वाले दो कारक कौन है, मुख्य कारक। तो एक तो है आपका विलय विभव और दूसरा है दाब विभव। वाटर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन मेनली सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। जल विभव, विलय विभव और दाब विभव, 3 विभव की हमें बात करनी, 3 पोटेंशियल विभव पोटेंशियल। ठीक है जी, आइए। जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। जल के अणु में गति कर रहे हैं जल के अणु बराबर। तो ये शरारती बच्चा है, जल को आप कहीं भी रखेंगे, इसके अणु में ये क्षमता होती है कि वो चारों दिशाओं में घूमना चाहता है। वो शरारती बच्चा, उसमें एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, मूवमेंट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। द्रव तथा गैस की अवस्था में ये अनियमित गति करते रहते हैं। तो जल आपको फिजिकल स्टेट किस में मिल सकता है, या तो द्रव्य रूप में वाटर, और या आपको मिल सकता है गैस के रूप में वाटर वेपर। द्रव या गैस की अवस्था में ये अनियमित गति करते हुए पाए जाते हैं। यह गति तीव्र तथा स्थिर दोनों तरह की हो सकती है। तो ये गति जो है तीव्र है और कांस्टेंट
एंड गति तीव्र स्पीड है, ये गति तीव्र तेज है तथा स्थिर कांस्टेंट लगातार हो रही है, दोनों तरह की हो सकती है। किसी तंत्र में यदि अधिक मात्रा में जल हो तो वाटर मॉलिक्यूल हैज़ द टेंडेंसी टू मूव इन ऑल द डायरेक्शन। वाटर मॉलिक्यूल में टेंडेंसी, क्षमता है, उसमें गतिक ऊर्जा है, मूव हो रहा, और यह गति तीव्र है तथा स्थिर। किसी भी तंत्र में यदि अधिक मात्रा में जल हो तो उसमें अधिक गतिज ऊर्जा, जल विभव होगा। जितना ज़्यादा पानी उतना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल, जल के अणु, जितने ज़्यादा जल के अणु उतनी ज़्यादा एनर्जी, हर अणु में एनर्जी है। तो यदि तंत्र में, किसी तंत्र में यदि अधिक मात्रा में जल हो, तंत्र क्या है भाई? तंत्र आपके पास ये एक कोई कहिए कि परख नली है, टेस्ट ट्यूब है, या कहिए कि ग्लास वेसल है परख नली का, या आप कहिए कोई मग है, बाल्टी है, कुछ भी है। उसमें आपके 10 लीटर कैपेसिटी है, पानी है, और इसमें आपने 2 किलो चीनी घोल दी। ये आपके पास 15 लीटर पानी है, उसमें आपने 1 किलो चीनी घोली। तो पानी की मात्रा जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल, जितना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। हर अणु में एनर्जी है, वो डिफ्यूज़ होना चाहता है, फैलना चाहता है। जो भी उसके पास उपलब्ध स्पेस है उसमें पूरी तरह से वो वितरित होना चाहता, फैलना चाहता। आपने रोक रखा, वो तो चाहता मैं चारों दिशाओं में फैल जाऊँ, आपने उसको रोक रखा। तो जितने ज़्यादा जल के अणु उतनी ज़्यादा उसकी क्षमता फैलने की, उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतनी ज़्यादा पोटेंशियल उसका। ठीक है, और ये बन जाएगा तंत्र। ये तंत्र सिस्टम, तंत्र बन गया जब आपने उसमें कोई चीज़ ऐड करी, तंत्र है। तो कह रहा किसी तंत्र में यदि अधिक मात्रा में जल हो तो उसमें अधिक गति एनर्जी, गतिक ऊर्जा तथा जल विभव होगा। कोई भी सिस्टम, कोई भी सेल, कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज़, जितना ज़्यादा उसमें वाटर उतना ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी। अतः यह सुनिश्चित है कि शुद्ध जल में सबसे ज़्यादा जल विभव होगा। तो जितना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कहाँ होंगे? जहाँ पे वाटर प्योर फॉर्म में होगा, उसमें और कुछ ना हो। वाटर मॉलिक्यूल की हमने कहा परसेंटेज बढ़ने से, जितना ज़्यादा वाटर किसी तंत्र में, ये तंत्र है, ये आपका एक गोल बकेट है, या एक गोल वेसल है, या आपका कुछ भी एक गोल क्यूब का कोई भी चीज़ है जिसमें पानी है, तो जितना ज़्यादा पानी उतना ज़्यादा उनका वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी। अब पानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है कि ये जितनी भी इसकी कैपेसिटी है उसमें पानी हो, कुछ और ना हो। मतलब कहने का यह है कि वाटर जो प्योर फॉर्म में हो, उसमें और कुछ ना हो। तो 10 लीटर का ये मानिए है कंटेनर आपका कोई भी, या 5 लीटर या 2 लीटर, जितना ज़्यादा वाटर, अब आप पूरा भर दीजिए वाटर से, और कुछ ना हो। जितना ज़्यादा वाटर उतनी ज़्यादा उसकी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाईएस्ट विल बी द पोटेंशियल, उतना ही ज़्यादा विभव। जितना ज़्यादा अधिकतम वाटर मॉलिक्यूल, अधिकतम आपका जल विभव। अधिकतम वाटर मॉलिक्यूल क्या हो सकता है कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में वाटर, और कुछ ना हो, प्योर वाटर हो, तो हाईएस्ट आपका वाटर पोटेंशियल होगा, अधिकतम जल विभव होगा प्योर वाटर का। तो प्योर वाटर का यह सुनिश्चित है कि शुद्ध जल में सबसे ज़्यादा जल विभव होगा। यदि कोई दो अंतर्विशिष्ट जल तंत्र संपर्क में हो, अब कोई भी दो हमारे ऑस्मोटिकली एक्टिव जल तंत्र वाटर सिस्टम संपर्क में हो, तो पानी के अणु की अनियमित गति के कारण जल की वास्तविक गति की त्वरित गति ज़्यादा ऊर्जा वाले क्षेत्र से कम ऊर्जा वाले क्षेत्र में होगी। अगर दो सिस्टम, आप 2 कंटेनर हैं आपके पास और दोनों में वाटर है, अगर आप इनको इंटरकनेक्ट कर दें तो वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर, एक से दूसरे की तरफ पानी का नेट मूवमेंट होने लगेगा। डिपेंड ये करता है किधर से किधर होगा, वो डिपेंड करता है कि जिधर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, दूसरे शब्दों में बोलें जिधर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ पानी मूव करने लगेगा। हाँ जी, तो शुद्ध जल में सबसे ज़्यादा जल विभव होता है। क्लियर है जी? ठीक। यदि कोई दो अंतर्विशिष्ट जल तंत्र संपर्क में हो, अब 2 ऐसे सिस्टम, जल तंत्र, वाटर सिस्टम, कोई ऐसे आपस में कनेक्टेड हो जाए, संपर्क में हो, तो पानी के अणु के अनियमित गति। तो इधर मानिए ये एक सिस्टम है, इसमें सम अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल
अपना मूव होना चाहते हैं, फैलना चाहते हैं, ये भी मूव होना चाहते हैं, फैलना चाहते हैं। तो पानी के अणु की गति है। तो पानी के अणु की अनियमित गति के कारण जल की वास्तविक गति की त्वरित गति, तो जल की एक्चुअल फ्लो ऑफ मूवमेंट होगा, ये कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, तो नेट मानो 100 मॉलिक्यूल इधर आए और 50 मॉलिक्यूल इधर आए, तो नेट मूवमेंट क्या हुआ, इधर से इधर या अपोजिट हो सकता। डिपेंड ये करता है कि वाटर पोटेंशियल कहाँ जाता है। जहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा वहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा। तो ज़्यादा एनर्जी वाले क्षेत्र से कम एनर्जी वाले क्षेत्र की तरफ वाटर हमेशा मूव करेगा। तो दो सिस्टम जब भी आपस में कनेक्टेड होंगे, ए और बी, पानी ए से बी में जाएगा कि बी से ए में जाएगा, डिपेंड ये करता है नेट। शुद्ध जाएगा तो दोनों में, लेकिन नेट मूवमेंट भाई कुछ इधर गया कुछ इधर गया, नेट मूवमेंट किधर से किधर का होगा वो डिपेंड ये करता है कि वाटर पोटेंशियल किधर ज़्यादा। वाटर पोटेंशियल किधर ज़्यादा डिपेंड करता है कि वाटर मॉलिक्यूल किधर ज़्यादा। जिधर ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल, पानी उधर से दूसरी तरफ जाएगा। यदि कोई दो अंतर्विशिष्ट जल तंत्र संपर्क में हो तो पानी के अणु की अनियमित गति के कारण जल की वास्तविक गति, त्वरित गति ज़्यादा ऊर्जा वाले क्षेत्र से कम ऊर्जा वाले भाग में होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अतः पानी उच्च जल विभव वाले अंतर्विशिष्ट जल के तंत्र से कम विभव वाले तंत्र की ओर जाएगा। तो हम कह सकते हैं पानी हमेशा मूव होता है फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल एरिया टू लो वाटर पोटेंशियल एरिया। उच्च जल विभव वाले अंतर्विशिष्ट जल के तंत्र से उच्च जल विभव वाले अंतर्विशिष्ट जल के तंत्र से कम जल विभव वाले तंत्र की ओर पानी जाएगा। पदार्थ की गति की यह प्रक्रिया ऊर्जा की प्रवणता के अनुसार होती है। और ये जो प्रक्रिया है चीज़ों का मूव होना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो ये प्रक्रिया ऊर्जा की प्रवणता के अनुसार, वो कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है उसके अनुसार होता है। पदार्थ की गति, पदार्थ की गति की यह प्रक्रिया, पदार्थ की गति की यह प्रक्रिया ऊर्जा की प्रवणता के अनुसार होती है। तो ऊर्जा की प्रवणता, एनर्जी का पोटेंशियल किधर ज़्यादा है, ज़्यादा हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल तक होगा। सब्सटेंसेस जो मूव हो रहे हैं, सब्सटेंसेस मूव होते हैं। पदार्थ की गति जो होती है वो हाई एरिया से, हाई एनर्जी एरिया से लो एनर्जी एरिया की तरफ होती है। पदार्थ की गति, सब्सटेंस, पदार्थ यहाँ पे क्या, वाटर, जल। तो पदार्थ की गति की यह प्रक्रिया की चीज़ें मूव होती हैं कहाँ से, हाई एनर्जी एरिया से लो एनर्जी एरिया की तरफ, और विसरण कहलाती हैं। यही विसरण है, डिफ्यूज़न। विसरण, विसरण क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, एटम ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ के अणुओं की गति अपने उच्च ऊर्जा क्षेत्र से कम ऊर्जा क्षेत्र की तरफ, वो विसरण है। या कह लीजिए अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ, वो विसरण है। तो डिफ्यूज़न क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, सब्सटेंसेस का मूव होना किस फॉर्म में, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, किसके, आइदर ऑफ गैसेस, लिक्विड और सॉलिड, ठोस, तरल या गैसेस के, वायु के, अणुओं का, परमाणुओं का, आयन का, अपने अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की तरफ बहाव, मूवमेंट कह लीजिए, गति कह लीजिए, उसी को हम लोग विसरण बोलते हैं। तो पदार्थ की गति, पदार्थ की गति की यह प्रक्रिया, पदार्थ सब्सटेंस, वो ठोस हो सकता है, तरल हो सकता है या गैस, वायु हो सकता है। पदार्थ की गति की यह प्रक्रिया ऊर्जा की प्रवणता के अनुसार होती है और विसरण कहलाती है। तो विसरण कहाँ से किधर की तरफ होता है, उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ या उच्च ऊर्जा क्षेत्र से कम ऊर्जा क्षेत्र की तरफ। जल विभव को ग्रीक शब्द साई से चिन्हित किया जाता, तो जल विभव को ग्रीक शब्द साई से चिन्हित किया जाता है। ये हो गया जल विभव, वाटर पोटेंशियल, और इसे पास्कल जैसी दाब इकाई से व्यक्त किया जाता है। तो ये सिंबल इसका संकेत हो गया, और इसकी यूनिट पास्कल, जैसे आपके कहिए कि क्षेत्रफल की यूनिट मीटर स्क्वायर है, लेंथ की, डिस्टेंस की यूनिट
मीटर या किलोमीटर है। वेट की यूनिट ग्राम किलोग्राम है। इसी तरह से जल विभव जिसको कि हम सांकेतिक रूप से सिंबल साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, और उसकी यूनिट क्या होगी, पास्कल्स। ठीक है जी। जल विभव को ग्रीक चिन्ह साई से चिन्हित किया जाता है और इसे पास्कल्स जैसी धाब इकाई से व्यक्त किया जाता है। परंपरा के अनुसार शुद्ध जल के जल विभव का कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू, परंपरा के अनुसार शुद्ध जल के जल विभव को एक मानक ताप पर, जो किसी दाब पर नहीं है, शून्य माना गया है। तो पारंपरिक तौर पे हम लोग वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर व्हेन नो एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ओवर इट एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, एक नियमित ताप पे है तो उसको हम लोग वाटर पोटेंशियल को हाईएस्ट और जीरो माना गया। तो परंपरा के अनुसार शुद्ध जल के जल विभव को, जब उस पर कोई भी बाहरी दाब नहीं है और एक वो नियमित तापमान पे है, स्टैंडर्ड तापमान पे, परंपरा के अनुसार शुद्ध जल के जल विभव को एक मानक ताप पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, और जब उस पर नो एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड देन वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू ज़ीरो ऑफ प्योर वाटर। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध जल का जल विभव, जब उस पर वो मानक ताप पे है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, और बाहर से कोई उस पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड नहीं है, उसको शून्य माना गया है। यदि कुछ विलय, अब आप उसमें कुछ विलय जल में घोल देते हैं, तो ये आपके पास जल है 10 लीटर का कंटेनर, उसमें आपने लगभग 9 लीटर 8 लीटर 5 लीटर पानी भरा हुआ है। अब आपकी खुरापात सूझी और आपने उसमें 2 किलो चीनी या 2 किलो आपने सॉल्ट या समथिंग एल्स, कुछ भी आपने उसमें घोल दिया। जब कुछ विलय, यदि कुछ विलय शुद्ध जल में घोले जाते हैं तो घोल में मुक्त पानी के अणु कम हो जाते हैं। तो अब ये क्या था, ये था विलायक सॉल्वेंट, इसमें आपने घोल दिया विलय और ये बन गया विलयन। भाई यहाँ पे पानी था, सॉल्वेंट था, विलायक था, उस विलायक में यू एडेड सम सॉल्यूट, आपने उसमें घोल दिया कुछ विलय, रिजल्टेंट क्या हो गया, ये नाउ दिस इज सॉल्यूशन, ये हो गया विलयन। ठीक है जी, ये हुआ कहानी। तो यदि कुछ विलय शुद्ध जल में घोले जाते हैं तो घोल में मुक्त पानी के अणु कम हो जाते हैं। अब इस पानी के अणु कम हो गए, अरे भैया ये मानो 10 लीटर कंटेनर और ये 10 लीटर बिल्कुल लबालब ऊपर भरा, आप इसमें कुछ भी डालोगे तो पानी थोड़ा सा छलक जाएगा, ऊपर तक भरा। अब आपने इसमें 2 किलो चीनी डाली तो कुछ पानी बाहर गिर जाएगा, पानी तो बाहर गिर गया चीनी जैसे ही डाली। अब यहाँ पे तब भी ये पानी ऊपर तक, अब ये सोल्यूशन है, प्योर वाटर नहीं है, तो इसमें 2 किलो चीनी भी आ गई ना, तो वाटर मॉलिक्यूल कुछ बाहर गिर गए ना, कम हो गया ना वाटर मॉलिक्यूल। अब इस सोल्यूशन में 2 लीटर सोल्यूशन हो गया, पहले ये 2 लीटर सॉल्वेंट था, पानी था, प्योर वाटर था, अब ये सोल्यूशन है। तो जैसे ही आपने कुछ विलय उसमें डाला तो जल के अणु जो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या प्रति कुछ भी कह लीजिए, जल के अणु की जो उपलब्धता थी, जल के अणु कम हो गए ना, कि उसमें कुछ दूसरे शुगर के मॉलिक्यूल भी आ गए, तो घोल में मुक्त प्राणी के अणु कम हो गए पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, पर किलोमीटर स्क्वायर, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल थे वो कम हो गए ना पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि उसकी रिप्लेस कर दिया उसको, उस जगह पे आ गए शुगर के मॉलिक्यूल। जल की सांद्रता घट गई, इसका मतलब जल के परिप्रेक्ष्य में आप समझो, जल की सांद्रता पहले जब प्योर वाटर था मैक्सिमम थी, जैसे ही आपने उसमें कुछ सॉल्यूट घोला अब जल की सांद्रता घट गई। स्वतंत्र ऊर्जा, जल की सांद्रता घट गई, जल के अणु कम हो गए, पहले इसमें पूरे में इतने में जल था, अब आपने इतने में जल के अलावा शुगर भी आ गए तो जल के अणु घट गए, तो जल वाटर पोटेंशियल कम हो गया ना, और पहले मैक्सिमम था, 0 था, अब 0 से कम हो गया, 0 से कम होते ही कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कोई चीज़ 0 है, 0 से कम हुई, 0 से आगे बढ़ी तो प्लस की तरफ 1 2 3 4 कहानी चली, और 0 से नीचे गिरी तो आपके पास 1 भी रुपया नहीं है, अब आप पे उधारी चढ़ गई, वो बात हो गई, माइनस में हो गए अब आप।
इसीलिए जल की सांद्रता घट गई जब जल में आपने कोई और चीज़ घोल दी और जल विभव भी कम हो जाता है, जल विभव कम हो गया। इसीलिए सभी विलयनों में जितने भी विलयन बनते हैं शुद्ध जल की अपेक्षा जल विभव निम्न होता है। तो ऑल द सोल्यूशन हैज़ लोअर वाटर पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू प्योर वाटर। प्योर वाटर की तुलना में जितने भी विलयन हैं उनमें वाटर पोटेंशियल कम होगा। जल की सांद्रता स्वतंत्र ऊर्जा घट जाती है, जल विभव भी कम हो जाता है। इसलिए सभी विलयनों में शुद्ध जल की अपेक्षा जल विभव निम्न होता है। जल विभव निम्न होगा, वाटर पोटेंशियल कम होगा इन कंपैरिजन टू प्योर वाटर। सोल्यूशन का हमेशा कम होगा। इस निम्नता का परिणाम एक विलय के द्रवीकरण के कारण है, जिसे विलय विभव कहा जाता है। ये निम्नता क्यों आ गई, ये कमी क्यों आ गई? क्योंकि यू एडेड सम सॉल्यूट इनटू इट। विलय को उसमें घोला गया है, तो विलय को घोलने के कारण, विलय को विलायक में घोलने के कारण जो जल विभव में कमी आई वही है हमारा विलय विभव। ठीक है, तो विलय विभव क्या है भाई? जल में जैसे ही आप विलय घोलते हो जल विभव में कमी आ जाती, जो कमी जल विभव में आई वही है हमारा विलय विभव। इस निम्नता का कारण एक विलय के द्रवीकरण के कारण है, जिसे विलय विभव कहा जाता है, सॉल्यूट पोटेंशियल कहा जाता है। सॉल्यूट पोटेंशियल सदैव नकारात्मक होता है, ये हमेशा नकारात्मक होगा, कभी भी सकारात्मक हो ही नहीं सकता। भाई कोई भी चीज़ जीरो से जब भी कम होगी, जीरो से जब भी कम होगी तो -1, -2, -3, -4, -5 माइनस की तरफ ही वो बढ़ता चला जाएगा, हमेशा नकारात्मक होगा। जब विलय के अणु अधिक होते हैं तो ये अधिक नकारात्मक होता है। जितना ज़्यादा आप घोलोगे उतना ज़्यादा ये नकारात्मक होता चला जाएगा। वायुमंडलीय दबाव पर विलय या घोल का जल विभव और विलय विभव बराबर होता है। तो वायुमंडलीय दाब पे जब बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर कुछ भी नहीं है, केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, वायुमंडलीय दबाव पे विलय या घोल का जल विभव, तो विलय या घोल अगर प्योर सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है, विलय या घोल का जल विभव, तो सॉल्यूशन का जल विभव सॉल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू विलय विभव होता है। सॉल्यूट पोटेंशियल विलय विभव होता है। घोल का जल विभव, घोल का जल विभव वायुमंडलीय दबाव पे विलय या घोल का जल विभव बराबर है प्रेशर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल, जब एक्सटर्नल प्रेशर केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब आइए, यदि घोल या शुद्ध जल पर वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव लगाया जाए तो उसका जल विभव बढ़ जाता है। अब हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें, एक्सटर्नल प्रेशर मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पर जितना भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है किसी प्योर सॉल्वेंट पे या किसी सोल्यूशन पे, व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल प्रेशर मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब हम किसी भी सॉल्वेंट पे या सोल्यूशन पे अप्लाई करते हैं बाहर से प्रेशर, बाहरी प्रेशर मोर देन द वायुमंडलीय दबाव से ज़्यादा दबाव बाहर से अप्लाई करें, तब उसका सॉल्यूशन का या उस सॉल्वेंट का वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है। यदि घोल या शुद्ध जल पर वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा एक्सटर्नल दबाव लगाया जाता है तो उसका जल विभव बढ़ जाता है, वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है। यह एक जगह से दूसरी जगह पानी पंप करने के बराबर होता है। तो ये इस तरह का आपका प्रक्रिया होगी जिसमें आप एक जगह से पानी दूसरी जगह पे भेजना चाहते हैं, पंप करना चाहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर में किस तंत्र में दाब निर्भर होता है? हमारे शरीर में जो तंत्र बने हुए हैं उसमें कोई ऐसा तंत्र जहाँ पे दाब निर्मित होता है? हाँ जी, सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा परिसंचरण तंत्र, वहाँ पे हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो हमारे शरीर में भी दाब निर्भर होता है हृदय के स्पंदन के द्वारा। जब विसरण के कारण पौधे को कोशिका में जल प्रवेश करता है तो यह कोशिका भित्ति की ओर बढ़ा देता है और कोशिका को स्फीत बना देता है। अब मानिए विसरण के द्वारा, डिफ्यूज़न के द्वारा, डिफ्यूज़न के द्वारा पौधे की कोशिका में जल प्रवेश किया, जल आ गया अंदर,
तो ये कोशिका भित्ति की ओर बढ़ा देता है, तो ये कोशिका भित्ति की तरफ दाब बढ़ा देगा, प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज होगा। तो जीव द्रव में बाहर से जल आया, जल द्रव फैलना चाहता है तो दाब किधर लगाएगा? बाहर की तरफ। बाहर क्या है? कोशिका भित्ति। पौधे की कोशिका में सबसे बाहरी लेयर क्या है? सबसे बाहरी लिमिट क्या है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो पानी अंदर आया, पानी के अंदर आने से दाब बढ़ रहा है, वो दाब किस पे लग रहा है? कोशिका भित्ति पे। तो कोशिका को स्फीत बना देता सॉरी एक्सक्यूज मी, कोशिका को स्फीत बना देगा, फुला देगा। ये दाब विभव को बढ़ा देता है। तो विसरण के द्वारा जब पानी अंदर आता है तो कोशिका द्रव में या कहिए जीव द्रव में वृद्धि होती है। जीव द्रव में वृद्धि होगी तो कोशिका भित्ति पे दाब बढ़ेगा, कोशिका भित्ति को फुला देगा, कोशिका को फुला देगा, कोशिका भित्ति पे दाब बढ़ा देगा। यह दाब विभव को बढ़ा देता है और ये दाब प्रेशर पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है। दाब विभव ज़्यादातर सकारात्मक होता है। ज़्यादातर के दाब विभव नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, दोनों बातें हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में सकारात्मक होता है। दाब विभव प्रेशर पोटेंशियल ज़्यादातर सकारात्मक। दाब विभव बना कैसे? कोशिका के अंदर पानी के आने से। कोशिका के अंदर पानी आया तो यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म था उसमें वृद्धि हुई, प्रोटोप्लाज्म में इधर की तरफ प्रेशर बढ़ाया, कोशिका स्फीत होने लगी, फूलने लगी, मानो कोई गुब्बारा आप उसमें हवा भर रहे हो। तो बाहर की तरफ उसकी जो वॉल है उसको प्रेशर मार रहा, ये बाहर की तरफ जो प्रेशर ये मार रहा है, स्फीत हो रहा, फूल रहा, ये है टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब। और जितना दाब ये इधर की तरफ लगा रहा है, यहाँ पे कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, उतना ही दाब वॉल अंदर की तरफ बराबर उतना ही। तो जितना इधर की तरफ टर्गर प्रेशर लग रहा है उतना ही वॉल इधर की तरफ प्रेशर लगा रही है। दाब विभव ज़्यादातर, ये जो दाब विभव बन रहा है पानी के अंदर आने से, पानी के अंदर आने से या बाहर जाने से दाब विभव बनता है। पानी के कोशिका के अंदर आने से सकारात्मक दाब विभव बनता है। और मानिए कोई केस ऐसा हुआ कि पानी कोशिका से बाहर निकल गया, तब भी दाब विभव बना, लेकिन तब नकारात्मक दाब विभव बनता है। तो दाब विभव नकारात्मक तथा सकारात्मक दो तरह का हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में ज़्यादातर दाब विभव सकारात्मक होता है। ठीक है जी। दाब विभव बनता क्यों है? पानी के अंदर आने से या बाहर जाने से। तो कोई भी ऑस्मोटिकली एक्टिव हमारा सिस्टम है, परासरण की दृष्टि से सक्रिय तंत्र कोई भी, भले वो सेल हो, यहाँ सेल की बात हो रही है, हम लोग पादप कोशिका के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं। तो पादप कोशिका हो या कोई भी सिस्टम जो ऑस्मोटिकली एक्टिव हो, उसमें वाटर कैन एंटर और वाटर कैन लीव। तो पानी अंदर आएगा या पानी बाहर जाएगा, डिपेंड ये करता है कि बाहर का जहाँ पे उसका लेन देन हो रहा है जिस भी तंत्र के साथ, उसका वाटर पोटेंशियल कैसा है। अगर बाहर वाले तंत्र का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, पानी इस कोशिका में आ जाएगा, और बाहर वाले तंत्र का वाटर पोटेंशियल कम है तो पानी इस कोशिका से बाहर चला जाएगा। डिपेंड ये करता है कि जिस चीज़ के संपर्क में ये सिस्टम आया है, ये सिस्टम जो ऑस्मोटिकली एक्टिव सिस्टम है, और ये सिस्टम एक कोशिका का भी उदाहरण हो सकता है, पादप कोशिका। तो पादप कोशिका में या तो पानी अंदर आएगा या पानी बाहर जाएगा, डिपेंड ये करता है कि बाहर वाला जिस सिस्टम के संपर्क में ये आया, या सेल कह लीजिए उसमें वाटर पोटेंशियल इन दो सेल का, ए और बी का, किसका ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा है उससे पानी दूसरी सेल में चला जाएगा। अब आप बी सेल के संपर्क में परिक्षेप में बात कर रहे हो, बी सेल के कहिए बी सेल के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो पानी या तो अंदर आएगा तो पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप होगा, सकारात्मक दाब विभव डेवलप होगा, और अगर बाहर चला गया तो नकारात्मक दाब विभव डेवलप होगा। ठीक है। तो पानी के अंदर आने से प्रोटोप्लाज्म वृद्धि करेगा, जीवद्रव वृद्धि करेगा, जीवद्रव के वृद्धि करने से स्फीत दाब डेवलप होगा, कोशिका स्फीत होने लगेगी, फुला देगी। तो पानी के अंदर आने से दाब विभव बढ़ रहा, दाब विभव ज़्यादातर सकारात्मक होता है। हालांकि पौधों में नकारात्मक विभव होता है। कहाँ होता है? जाइलम के जलखंड में तनाव एक तने में जल के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप्स इनसाइड, कोई एग्जाम्पल है आपके पास जाइलम में,
जाइलम का जो वाटर कॉलम है, जलखंड है, उसमें तनाव, टेंशन जो डेवलप हो रही है। जाइलम के जलखंड में तनाव एक तने में जल के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जाइलम के इन द वाटर कॉलम ऑफ जाइलम टेंशन डेवलप्स ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल, कि जाइलम की ट्रैकिड या वेसल से पानी बाहर चला गया, पानी बाहर जाने से नकारात्मक दाब विभव डेवलप हुआ, नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप, विच इज कॉल्ड एज टेंशन, जिसको कि हम लोग टेंशन या तनाव बोलते हैं। तो पॉजिटिव को, अगर पॉजिटिव ये प्रेशर डेवलप हो रहा, प्रेशर पोटेंशियल, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्गिडिटी, और अगर निगेटिव डेवलप हो रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंशन। ठीक है जी। दाब विभव, प्रेशर पोटेंशियल दो तरह का, सकारात्मक या नकारात्मक। दाब विभव डेवलप क्यों हो रहा है? पानी के मूवमेंट के कारण, वाटर के मूवमेंट। तो वाटर आइदर एंटर इनसाइड द सेल और लीव द सेल, या तो पानी के अंदर, पानी कोशिका के अंदर आएगा या बाहर जाएगा। अंदर आया तो पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप हुआ, बाहर गया तो निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप हुआ। अंदर आने से सकारात्मक दाब विभव बन रहा है, बाहर जाने से नकारात्मक दाब विभव बन रहा है। सकारात्मक दाब विभव को ही हम स्फीत बोलते हैं, स्फीत दाब, टर्गर प्रेशर, टर्गिडिटी, और नकारात्मक को हम तनाव या टेंशन बोलते हैं। तो ज़्यादातर केस में सकारात्मक बनता है, लेकिन नकारात्मक भी बन सकता है। कहाँ बनता है? जाइलम के जलखंड में, जाइलम की ट्रैकिड्स और वेसल्स में जब पानी बाहर निकल जाता है, उसकी वजह से नकारात्मक दाब बनता है, तनाव बनता है, और उसकी वजह से पानी तने में ऊपर की तरफ चढ़ता है। वही इसने बोला है कि जाइलम के जलखंड में तनाव एक तने में जल के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पानी के ऊपर जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दाब विभव को हम साई पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका सिंबल दाब विभव का, ये हो गया आपका विलय विभव का, और ये हो गया आपका जल विभव का। ये सिंबल है, संकेत के रूप में हम लोग चिन्हित करते हैं। कोशिका का जल विभव विलय व दाब विभव दोनों ही से प्रभावित होता है। तो कोशिका का वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल इन्फ्लुएंस्ड बाय किससे? विलय विभव, दाब विभव से। इन दोनों के बीच संबंध इस प्रकार से। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन फाइनली, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। संबंध इसका क्या है? वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ये हो गया इसका संबंध। परासरण पे आइए। परासरण मीन्स ऑस्मोसिस। ओके। पौधे की कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति से घिरी होती है। पौधे की कोशिका किससे घिरी है? पौधे की कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है। यह कोशिका भित्ति जल एवं विलयन में पदार्थों के लिए मुक्त रूप से पारगम्य होती है। तो ये कोशिका भित्ति जो है जल के लिए भी और विलयन में पदार्थों के लिए, विलयन सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूट हैं उन सब के लिए मुक्त रूप से पारगम्य है, तो फ्रीली परमिएबल है। अतः यह परिवहन या गति के लिए बाधक नहीं होती। तो कोशिका भित्ति जो है परिवहन के लिए, चीज़ों के एक जगह से दूसरी जगह जाने में या मूवमेंट के लिए, उसमें कोई बैरियर क्रिएट नहीं कर रही। एक पौधे की कोशिकाओं में प्रायः केंद्रीय रसधानी होती है। तो सेंट्रल वैक्यूल, केंद्रीय रसधानी वैक्यूल होती है, जिसको रसधानी युक्त रस कोशिका के विलय विभव में भागीदारी करता है। तो पौधे में क्या मिल रही है? पौधे की कोशिका में आपको सेंट्रल वैक्यूल भी मिल रही है, जिसका रसधानी युक्त रस कोशिका, जिसका कि सैप रस कोशिका के, जिसका कि रसधानी युक्त रस, सैप रसधानी युक्त रस, जिसको हम लोग बोलते हैं सैप, वैक्यूल के अंदर जो मिल रहा है, कहिए कि सॉल्यूशन, द्रव्य, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैप, जिसका रसधानी युक्त रस कोशिका के विलय विभव में भागीदारी करता है। अब इसका जो सैप है, वैक्यूल का सैप, वो कोशिका के सॉल्यूट पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली तथा रसधानी की झिल्ली, टोनोप्लास्ट, दोनों एक साथ कोशिका के भीतर और बाहर अणुओं की गति निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को फिर से पढ़िए। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली
सेल मेम्ब्रेन तथा रसधानी की झिल्ली, रसधानी की झिल्ली जिसको कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन, इसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। पूछा जाता है टोनोप्लास्ट इज द नेम फॉर द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल की केंद्रीय रसधानी की इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट हम लोग बोलते हैं। तो दोनों एक साथ कोशिका के भीतर व बाहर अणुओं की गति निर्धारित करने के लिए ये दोनों केंद्रीय कोशिका झिल्ली, केंद्रीय रसधानी की झिल्ली टोनोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन, ये कोशिका झिल्ली, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं कि मतलब ये निर्धारित कर रहे हैं कि कोई बाहर से वो निर्धारित कर रहे हैं कि कोई विलय कह लीजिए बाहर से अंदर आएगा इसमें सेल में या सेल से बाहर जाएगा। इस बात को निर्धारित रेगुलेट कौन करता है? तो कोशिका के अंदर क्या आएगा क्या नहीं और कोशिका से क्या बाहर जाएगा क्या नहीं, इस चीज़ को निर्धारित या इस चीज़ को नियंत्रित कौन कर रहा है? कोशिका झिल्ली कर रही है और रसधानी की झिल्ली कर रही है। रसधानी की झिल्ली जिसके के लिए स्पेशल नाम टोनोप्लास्ट, आप याद रखिएगा, टोनोप्लास्ट टर्म ये याद रखिएगा, टोनोप्लास्ट आपसे पूछा जाता है। ठीक है जी। तो कोशिका झिल्ली, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली और रसधानी की झिल्ली टोनोप्लास्ट दोनों एक साथ कोशिका के भीतर व बाहर अणुओं की गति निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, आइए आगे देखें। परासरण विशेष रूप से, परासरण की अगर बात करें हम लोग, परासरण ऑस्मोसिस विशेष रूप से एक विभेदक वर्णात्मक या पारगम झिल्लिका के आर पार जल के विसरण के लिए संदर्भित किया जाता है। तो परासरण शब्द जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑस्मोसिस, तो ये ऑस्मोसिस को हम लोग जल के अणुओं का विसरण क्या था भाई? किसी भी ठोस या द्रव्य या गैस के अणु का अपने उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जो गति होती है उसको हम लोग विसरण बोलते हैं। जल के अणुओं का विसरण जब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एक विभेदक वर्णात्मक सिलेक्टिवली परमिएबल या पारगम झिल्ली सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब वाटर मॉलिक्यूल मूव होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल मूव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू अ सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो जब जल का अणु उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूव करता है और एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करता है। परासरण विशेष रूप से एक विभेदक वर्णात्मक या पारगम झिल्ली के आर पार जल के विसरण के लिए संदर्भित किया गया है। तो ये थोड़ी सी लाइनें आपको रटनी नहीं है, वहाँ पे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, एक लाइन वाले क्वेश्चन, वो कहेगा व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस नीचे 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो उन ऑप्शन में आपको टिक क्या लगना है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जल के अणुओं का विसरण किसके माध्यम से? माध्यम बीच में है हमारा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एक विभेदक वर्णात्मक झिल्ली का, एक विभेदक वर्णात्मक झिल्ली से जल के अणु का उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जो गति हो रही है विसरण, उसको हम लोग परासरण बोलते हैं। परासरण स्वतः ही प्रेरित बल की अनुक्रिया से उत्पन्न होता है। तो परासरण के लिए जो बल चाहिए वो बल उसको स्वतः ही उत्प्रेरित है, स्वतः ही प्रेरित बल की अनुक्रिया से होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड है परासरण, हाई कंसंट्रेशन से ज़्यादा, कि जल के अणु की गति के कारण ही हो रहा और जल के अणु में बराबर गति होती है। परासरण की दिशा व गति दाब प्रवणता एंड सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है। तो जितना ज़्यादा ग्रेडियंट प्रवणता, इधर मानिए 10 मॉलिक्यूल, इधर 1, इधर 100 मॉलिक्यूल, इधर 2, इधर 1000 मॉलिक्यूल, इधर 3, तो जितना ज़्यादा इनके बीच में डिफरेंस होगा प्रवणता उतनी ज़्यादा होगी। अरे भाई तराजू के 2
पल्लड़े, जितना एक पल्लड़ा हल्का दूसरा पल्लड़ा भारी उतना ही उनके बीच में प्रवणता। वाटर मॉलिक्यूल जो मूव हो रहा है वो इसीलिए तो मूव हो रहा है, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, तो जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा प्रवणता। तो परासरण की दिशा और गति, दाब प्रवणता और प्रेशर पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन। तो ये परासरण की दिशा व गति प्रेशर ग्रेडियंट और आपके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर निर्भर करती है। तो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स अपॉन, परासरण की दिशा एवं गति, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस एंड वेलोसिटी ऑफ ऑस्मोसिस कह लीजिए, स्पीड ऑफ ऑस्मोसिस कह लीजिए। डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एज वेल एज प्रेशर ग्रेडियंट। दाब प्रवणता और सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है। लाइनें इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को याद रखिएगा। परासरण की गति व दिशा किस पर निर्भर कर रही? दाब प्रवणता पे और सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है। जल अपने उच्च रासायनिक विभव हाई वाटर पोटेंशियल से निम्न रासायनिक विभव में तब तक संचारित होगा जब तक कि साम्यता ना पहुंच जाए। तो फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, इधर 10 रुपये इधर 2 रुपये, ये तब तक इसको रुपये देता रहेगा जब तक कि दोनों के पास 6 रुपये ना हो जाए, बराबर पे ना आ जाए, साम्यता ना आ जाए, इक्विलिब्रियम ना आ जाए, तब तक जल का विसरण होता रहेगा। तो जल का विसरण परासरण कब तक होगा? तब तक होगा जब तक कि पल्लड़े बराबर ना हो जाए, जो अंतर था वो अंतर बराबर ना हो जाए। तो जल अपने उच्च रासायनिक विभव से निम्न रासायनिक विभव तक तब तक संचारित होता रहता है जब तक कि साम्यता ना आ जाए। साम्यता पर दोनों कक्षों का जल विभव समान हो जाएगा, समान हो जाना चाहिए। अपने विद्यालय में पहले के चरण में आपने हो सकता है इससे पहले कभी किया हो, एक आलू को परासरण मापी ऑक्सीमीटर बनाया हो सकता भी बनाया हो। यदि कि आलू के कंद को, आलू का कंद अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल भूमिगत तना है आलू, उसको हम लोग बोलते हैं आलू के, इसको हम लोग कंद, ठीक है जी। यदि आलू के कंद को पानी में रखा जाता है, ट्यूबर आलू, इसको आपने पानी में रखा तो आलू के कंद की गुहा और इसमें आलू में आपने थोड़ी सी कोई कट लगा के इसको यहाँ पे कैविटी गुहा बना दी, कैविटी बना दी और उसमें भर दिया शकरा का घोल, तो परासरण के द्वारा पानी अंदर आ जाएगा। ये आलू था, आलू को आपने यहाँ से काट के इसमें एक बना दी गुहा और उसमें भर दिया शक्कर का घोल और इसको रख दिया पानी में, पानी अंदर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जल विभव कम है, यहाँ जल विभव ज़्यादा है। शकरा का घोल है तो जल विभव कम है और बाहर प्योर पानी है, जल विभव ज़्यादा है तो पानी अंदर आ जाएगा। अपने विद्यालय के पहले के चरणों में एक आलू का परासरण मापी ऑक्सीमीटर बनाया होगा। यदि आलू के कंद को पानी में रखा जाता है तो आलू के कंद की गुहा में रखा शकरा का घोल परासरण के द्वारा पानी को एकत्रित कर लेता है। आइए अब आगे देखें हम लोग। कह रहा चित्रों का अध्ययन करें अब इतनी समझने के बाद, जिसमें 2 कक्ष हैं, कक्ष अ व कक्ष बी, ठीक है जी, है कक्ष अ व कक्ष बी है। चित्रों का अध्ययन करिए। कक्ष अ कक्ष बी में रखे गए विलयनों को भरकर वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा अलग अलग कर लिया गया और ये 2 आपके चैम्बर, 2 कक्ष हैं और उन कक्ष में आपने क्या किया है, आपने 2 सॉल्यूशन रखे हैं, ठीक है, और इनके बीच में एक सेमी परमिएबल सिलेक्टिवली परमिएबल वर्णात्मक पारगम झिल्ली है। सिलेक्टिवली परमिएबल वर्णात्मक पारगम झिल्ली है। सिलेक्टिवली सिलेक्ट करेगी, किसको जाने दे किसको नहीं। ये झिल्ली है, 2 कक्ष है, इधर भी विलयन है इधर भी विलयन है। तो देखिए विलयन में किस विलयन की सांद्रता ज़्यादा है, इस विलयन की सांद्रता इधर ज़्यादा है क्योंकि विलय ज़्यादा है। विलयन किससे बना है? विलायक, जितना ज़्यादा विलय उतनी ज़्यादा सांद्रता, तो इधर ज़्यादा सांद्रता है विलयन की। ज़्यादा सांद्रता विलयन की, इसका मतलब कम सांद्रता किसकी है? विलायक की। पानी के मॉलिक्यूल, भाई ये भी 5 लीटर पानी, इधर भी 5 लीटर पानी, इधर 100 ग्राम चीनी, इधर 500 ग्राम चीनी, कम से कम 5 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कम है। अब इसको अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा हमने इंटरकनेक्टेड कर दिया, वाटर विल स्टार्ट मूविंग,
पानी का मूवमेंट चालू हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर, इधर जो आ रहा ज़्यादा आ रहा, तो नेट फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि इधर पानी का सॉरी नेट फ्लो फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि पानी इधर ज़्यादा है तो नेट मूवमेंट ए से ब की तरफ होगा। कुछ इधर जा रहे हैं और कुछ इधर आ रहे हैं, लेकिन नेट में इधर तो दिए आपने 6 रुपये, इधर आया 1 रुपया। इधर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा गए, इधर कम आए, नेट में जो होगा अ से ब की तरफ पानी चला जाएगा। विलीनों को भरकर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा हमने उनको अलग अलग किया है। अब आगे कह रहा है किस कक्ष के गोल में एक निम्नतर जल विभव है। लोअर वाटर पोटेंशियल किधर है, इधर, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल संख्या इधर कम है, सांद्रता कम है। किस कक्ष के गोल में निम्नतर विलय विभव है। सल्यूट पोटेंशियल किधर कम है, इधर कम है। जितना ज़्यादा आप घोलेंगे उतना ज़्यादा वो निगेटिव होता चला जाएगा। सल्यूट पोटेंशियल इधर कम है। परासरण किस दिशा में होगा, वाटर मॉलिक्यूल किधर से किधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, क्योंकि वाटर पोटेंशियल इधर ज़्यादा है। किस विलयन का उच्च विलय विभव उच्चतर होगा, किस विलयन का उच्च विलय विभव उच्चतर होगा। तो विलय विभव किसका ज़्यादा है, विलय विभव इसका ज़्यादा है। साम्यता के समय किस कक्ष में जल विभव निम्नतर होगा। साम्यता आ गई तो दोनों पलड़े बराबर हो गए, दोनों का बराबर होगा। यदि एक कक्ष में वाटर पोटेंशियल का मान -2000 किलो पास्कल है, दूसरे में -1000, तो -2000 किसका होगा, इसका होगा, -1000 इसका होगा, क्योंकि वाटर पोटेंशियल इधर ज़्यादा है। तो -1000 और -2000 में ज़्यादा क्या है, ये ज़्यादा है। इसमें 1 और 2 को ना देखिए, माइनस को देखिए। ठीक है, आगे जवाब मिल गए इनके। तो चलिए अब एक दूसरी चर्चा करें, दूसरे प्रयोग की चर्चा करते हैं। आइए अब एक दूसरे प्रयोग की चर्चा करें, जहाँ शकरा के विलयन को एक कीप में रखा गया है। ये देखिए शकरा का विलयन और ये कीप, शकरा के विलयन को कीप में रख दिया हमने। ठीक है, जहाँ शकरा के विलयन को एक कीप में रखा, शकरा का विलयन ये कीप में है, जो एक बीकर में रखे गए, बीकर में रख दिया गया, और बीकर में है पानी, और यहाँ पे हमने लगा दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वर्णात्मक पारगम झिल्ली। सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने यहाँ पे लगा दी, जो एक बीकर में रखे गए पानी से वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा अलग। अरे भैया फिर से देखो, प्रयोग की बात कर रहे हैं, जहाँ शकरा के विलयन को एक कीप में लिया, ये है शकरा का विलयन, ये बाहर है पानी, यहाँ पे हमने लगा दी है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पानी से वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा अलग है। ठीक है, आप इस प्रकार की झिल्ली की एक अंडे से प्राप्त कर सकते हैं। ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, ये आप एक अंडे से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, आप अंडे के एक सिरे पर छोटा छेद करें, अंडे को, शेल को, उसको खोल को आपने छोटा छेद किया, फिर सारा पीला व श्वेत पदार्थ निकाल लिया, एग यॉक, पीला एग यॉक और सफ़ेद एल्बुमिन निकाल लिया। फिर अंडे के कवच को कुछ घंटों के लिए हमने तनु नम के अम्ल में छोड़ दिया, HCl में हमने छोड़ दिया। अंडे का कवच घुल जाएगा, ये जो खोल था घुल जाएगा, और इसकी झिल्ली साबित, और इसकी जो झिल्ली होगी वो साबुत आपको मिल जाएगी। पानी कीप की ओर, तो इसको आपने यहाँ पे एक सिलेक्टिवली परमिएबल लगा दिया है, अंदर शुगर सोल्यूशन है, बाहर पानी है। पानी कीप की ओर, पानी अंदर चला जाएगा, क्योंकि अंदर वाटर पोटेंशियल कम है, बाहर प्योर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, पानी अंदर आ जाएगा। कीप में घोल का स्तर, ये ऊपर की तरफ घोल का स्तर बढ़ने लगेगा, पानी के अंदर आने से घोल का स्तर बढ़ने लगेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि साम्यता ना आ जाए। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक दोनों तरफ साम्यता, इक्विलिब्रियम ना आ जाए। यदि किसी कारणवश शकरा झिल्ली के माध्यम से बाहर निकल जाए, तब क्या साम्यता आ सकती है। अगर शकरा बाहर निकल आएगी तो झिल्ली के माध्यम से, तो साम्यता नहीं आएगी। इस चीज़ को याद रखिएगा। पानी का मूवमेंट हो रहा है, शकरा का मूवमेंट नहीं हो रहा। कीप के ऊपरी भाग पर बाहरी दबाव डाला जा सकता है। कीप के ऊपरी भाग पर हम बाहरी दबाव डालें तथा झिलिका के माध्यम से पानी विसरित ना हो। भैया पानी इधर आ रहा कि वही फोर्स से आ रहा है ना, पानी है जो अंदर आ रहा है, मानिए 10 न्यूटन बल से आ रहा, अब आपने ऊपर से 10 न्यूटन बल लगाया तो पानी अंदर नहीं आएगा। कोई ये कमरा है, मैं कमरे में बैठा हूँ, 10 बाई 10 के ये गेट है,
इसके बाहर बच्चे खड़े हैं, हम अंदर आना चाहते हैं सर, हम रोक रहे नहीं, तो बच्चे अंदर आने के लिए धक्का दे रहे हैं, इधर से हम उसको रोक रहे हैं। जितना बल उधर से लग रहा है इतना ही बल हम लगाएं तो रोक लेंगे। बच्चों का बल ज़्यादा होगा, धक्का मार के हमें गिरा देंगे, अंदर आ जाएंगे। हमने अगर ज़्यादा बल लगा दिया तो पता लगा यहाँ से हमने 2 बच्चे और निकाल दिए। वही चीज़ यहाँ पे होने जा रही है, यही समझाया जा रहा है आपको। यहाँ पे लगी है आपकी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, पानी अंदर जा रहा है। ऊपर से आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, जब तक आप बराबर का प्रेशर नहीं लगाएंगे पानी अंदर जाएगा। इधर से 10 न्यूटन है, उधर से 2 न्यूटन लगाया आपने, पानी फिर भी अंदर जा रहा। 3, 4, 5, 10 न्यूटन पे पानी अंदर जाना रुक जाएगा, ना बाहर आएगा। लेकिन अब अगर आपने ऊपर से ज़्यादा बल लगा दिया, इधर से जो बल लग रहा है उससे ज़्यादा लगा दिया, तो पता लगेगा इस शक्करा के घोल में से पानी बाहर आ गया। ये है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कैंट वाली आंटी आपको आके समझाती है, बसंती, कि कैंट का वाटर पियो, रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करता है। उसी को यहाँ पे समझाया आपको गया है। यह दाब पानी को विसरित होने से रोकेगा। दाब लगाया, पानी को विसरित होने से रोका। विलेय सांद्रता अधिक होने पे पानी को विसरित होने से रोकने के लिए अधिक दबाव की आवश्यकता होगी। जितना ज़्यादा सॉल्यूट पोटेंशियल विलेय सांद्रता, विलेय की सांद्रता अधिक हो, जितना ज़्यादा उसकी विलेय आप घोलोगे उतना ज़्यादा दाब आपको रोकने के लिए चाहिए होगा। संख्यात्मक आधार पर परासरण दाब परासरण विभव के बराबर होता है। तो सॉल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, लेकिन इसका संकेत विपरीत होता है। तो परासरण दाब और परासरण विभव बराबर होते हैं, लेकिन संकेत अलग होता है। परासरण विभव माइनस होता है, परासरण दाब पॉजिटिव होता है। परासरण दबाव में प्रयुक्त दाब सकारात्मक होता है, जबकि परासरण विभव नकारात्मक होता है। ये लाइनें यहाँ से अच्छे से नोट कर लीजिए और लिख लीजिए और समझ लीजिए। चलिए, तो जितना हम ऊपर से दबाव लगाएंगे हम रोक सकते हैं, और अगर अधिक दबाव लगा दिया तो यहाँ जो सलूशन था उससे पानी बाहर आ जाएगा, जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जीव द्रव संकुचन प्लाज्मोलिसिस, ये हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन डीपीपी ये जो भी पढ़ाया है आपको मेरे सूमो ऐप पे है, लगा लीजिए, क्वेश्चन ज़रूर लगा लीजिएगा। क्वेश्चन लगाए बगैर मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलता हूँ। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में आपसे जीव द्रव संकुचन के साथ। थैंक यू, नमस्कार।